आज केमिस्ट्री क्लास 12 का अभ्यास प्रश्न का शुरुआत करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है कि अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए। अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो हम जब इसका उत्तर लिखेंगे तो बता सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों में संरचनात्मक इकाई एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं होती है, अतः इस प्रकार के ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है तथा इनके गलनांक बहुत तीक्ष्ण नहीं होते हैं। ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण में कांच, रबड़, प्लास्टिक, मोम और स्टार्च इत्यादि लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है? किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है? तो आप इसके आंसर में बता सकते हैं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है। यद्यपि अवयवी तत्व सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड ठोसों दोनों में एक समान होता है, फिर भी दोनों का व्यवहार भिन्न होता है। इसका कारण यह है कि कांच में लघु परास व्यवस्था होता है तथा क्वार्ट्ज में दीर्घ परास व्यवस्था होता है। क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित करने के लिए पहले इसे गर्म करके पिघलाते हैं, फिर इसके बाद से शीघ्रता से ठंडा करते हैं, तो क्वार्ट्ज जो होता है कांच में बदल जाता है। उसके बाद से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक और अक्रिस्टलीय में कीजिए। यह प्रश्न है जिसमें आपके पहला टेट्रा फास्फोरस, डेका ऑक्साइड, अमोनियम फास्फेट, सिलिकॉन कार्बाइड, आयोडीन, फास्फोरस, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, पीतल, रुबिडियम, लिथियम ब्रोमाइड और सिलिकॉन आपका दिया गया है। तो इसके नाम में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे फास्फोरस पेंटा जो ऑक्साइड है यह आणविक ठोस है, अमोनियम फास्फेट आयनिक ठोस है, सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक ठोस है, आयोडीन आणविक ठोस है, फास्फोरस भी आणविक ठोस है, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे जो बातें आ रही है, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट आपका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है, पीतल आपका धात्विक ठोस है, रुबिडियम धात्विक ठोस है, लिथियम ब्रोमाइड आयनिक ठोस है और सिलिकॉन सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। प्रश्न 4 कहता है कि उप सहसंयोजक संख्या क्या अर्थ होता है? दूसरा, निम्नलिखित परमाणुओं की उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है? इसमें कह दिया है जब एक घनीय निबिड़ संकुलन संरचना होगा और एक अंतः केंद्रित घनीय संरचना होगा। तो पहला तो उप सहसंयोजक संख्या में बता सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं के चारों ओर उन परमाणुओं की संख्या जो केंद्रित परमाणु को छूते हों उस परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। आयनिक क्रिस्टल में केंद्रीय आयन के चारों ओर विपरीत आवेश के आयनों की संख्या को उस केंद्रीय आयन की उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। एक घनीय संकुलित संरचना, दूसरा दिया गया है ना, कह रहे हैं ना कि एक घनीय संकुलित संरचना अर्थात CCP में उपस्थित परमाणुओं के चारों ओर 12 परमाणु उपस्थित होते हैं जो उनकी उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। यानी एक घनीय संकुलित संरचना में उप सहसंयोजक संख्या 12 होती है। अगला आपका दिखाता है कि एक अंतः केंद्रित घनीय संरचना अर्थात BCC में केंद्रित परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या 8 होती है जो इस संरचना में परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। उसके बाद से जो अगला प्रश्न के पास हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया है और कहा जा रहा है इसमें, प्रश्न नंबर जो 5 है, ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इसमें कि यदि आपको किसी
अज्ञात धातु का घनत्व और एकक कोष्ठिका का विमाय ज्ञात हो तो क्या आप उसके परमाणुक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो माना कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान m है और आप जानते होंगे तत्व का घनत्व d है। घनीय जालक की विमा की लंबाई a मान लेते हैं। घनीय जालक की आयतन भाई v होता है a मान लेते हैं। जब आप लंबाई a माने हैं तो आयतन a हो जाएगा। घनीय जालक का घनत्व तत्व के घनत्व के बराबर होगा। तो जालक का द्रव्यमान जो आएगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है परमाणु भार गुणे अवगाद्रो संख्या। तो अवगाद्रो संख्या का मान 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। तो जालक का द्रव्यमान बराबर जालक में परमाणु की संख्या गुणे प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। तो m गुणे 2m। तो m बराबर आ जाएगा अवगाद्रो संख्या गुणे आयतन बटा गुणे d बटा में आपका जो होगा ये प्रभावी कणों की संख्या हो जाएगा। तो m बराबर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब उसके बाद से नेक्स्ट जो बातें आपका पूछ रहा है तो इस तरीके से इसका जो आप देख रहे हैं कि 4 अगर जेड का मान आता है तो ये एफसीसी के लिए होगा, 2 आता है तो बीसीसी के लिए होगा। जेड का मान अगर 2 लेते हैं तो आप समझ जाइएगा कि इसके लिए लिया गया है। प्रश्न नंबर आपका 6 कहता है और ये 6 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। टिप्पणी कीजिए। किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर तथा मेथेन के गलनांक एकत्र करें। इन धातुओं के मध्य अंतराणविक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, तो इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं, माने आपको जल इकट्ठा करना है, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर और मेथेन, और गलनांक इसको ज्ञात करके बताना है कि इसमें अंतराणविक बल किसमें अधिक होगा किसमें कम होगा। तो किसी उत्तर में किसी क्रिस्टल जालक का गलनांक जितना अधिक होता है उसकी स्थिरता उतना ही अधिक होती है। इसका कारण यह है कि किसी क्रिस्टल का गलनांक उसमें उपस्थित अंतराणविक बलों से संबंधित होता है। इन बलों के द्वारा ही क्रिस्टल के कण आपस में बंधे होते हैं। जब गलनांक अधिक होता है तो अंतराणविक बल अधिक प्रबल होते हैं तथा परिणाम स्वरूप क्रिस्टल अधिक अस्थायी होते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पूछता है तो ये चीज़ को हम लोग बता सकते हैं। इसमें कुछ और बातें हैं, देखते हैं हम लोग इस बातों को भी। दिखा रहा है इसमें कि दिए गए पदार्थ के गलनांक निम्न प्रकार हो सकते हैं। ठोस जल यानी जल या बर्फ का गलनांक 273 केल्विन, एथिल अल्कोहल का गलनांक 1557 केल्विन, डाई एथिल ईथर का गलनांक 1568 केल्विन और मेथेन का 90.5 केल्विन आपका है। यानी कह सकते हैं कि पदार्थों के गलनांक द्वारा स्पष्ट होता है कि इन पदार्थों में अंतराणविक बलों की परिमाण निम्नलिखित क्रम में होगा। सबसे कम जो गलनांक है वह आपका है बर्फ़ का, तो ये सबसे अधिक गलनांक 200 केल्विन इसका है। उसके बाद से डाई एथिल, उसके बाद से एथिल अल्कोहल, सबसे कम आपका जो होगा। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि बर्फ़ और एथिल अल्कोहल में अंतराणविक बलों का परिमाण सबसे अधिक होगा। इन दोनों में हाइड्रोजन आबंध होने के कारण गलनांक उच्च होता है। बर्फ़ का गलनांक एथिल अल्कोहल से अधिक होता है क्योंकि बर्फ़ में जल अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध होता है। डाई एथिल ईथर एक ध्रुवीय अणु है तथा इनके अणुओं के मध्य स्थिर अंतराणविक बल द्विध्रुव अन्योन क्रिया से उत्पन्न होते हैं। मेथेन अणु की प्रकृति ध्रुवीय होती है। डाई एथिल ईथर अणु के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स आबंध होते हैं, अतः मेथेन का गलनांक कम होता है। उसके बाद से निम्नलिखित युग्म के पदों में कैसे विभेद करेंगे? षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन में तो हम लोग बता सकते हैं कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में ए बी पैटर्न होता है, जबकि घनीय निबिड़ संकुलन में जो होता है ए बी सी पैटर्न होता है। तो एक अंतर आप बता सकते हैं। उसके बाद से दूसरा जो आपके दिखा रहा है, दूसरा जो अंतर है वह दिखा रहा है इसमें कि क्रिस्टल जालक और जो एकक कोष्ठिका है उसमें क्या अंतर है।
कृष्टक जालक और एका कोष्ठिका में अंतर। तो कृष्टक जालक अवयव का व्यवस्थित क्रम होता है जो 3 आयनों में उपस्थित होता है। जो एका कोष्ठिका के बारे में, तो त्रिआयाम में छोटे से छोटा भाग जिनको मिला करके कृष्टक जालक बनता है, वो आपके एका कोष्ठिका कहलाता है। तो एका कोष्ठिका जो होता है छोटा छोटा संरचना होता है, यही एका कोष्ठिका का चित्र भी आपका है। इसी में आपका तीसरा प्रश्न भी दिया गया था, तीसरा भी अंतर हम लोग को बताना है। तो तीसरा अंतर यह है कि चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका। तो जब हम प्रथम परत पर दूसरी परत रखते हैं, तब दूसरी परत के अवयव प्रथम परत पर बनी रिक्तिका पर रखे जाते हैं। प्रथम परत के अवयव अन्य 6 अवयवों को छूते हैं, अतः प्रत्येक परत में 6 रिक्तिका उपस्थित होता है और दूसरे परत में केवल 3 रिक्तिका उपस्थित होती है। तो दूसरी परत में 2 प्रकार की रिक्तिका होती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। हम जानते होंगे चतुष्फलकीय जो रिक्तिका होता है 3 गोले से मिलकर बनता है, 3 नीचे होते हैं, 1 ऊपर होता है, और जो अष्टफलकीय होता है वह 6 गोलों से मिल करके बना होता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप बता देंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.8, निम्नलिखित जालकों में प्रत्येक एक कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु होते हैं? फलक केंद्रित घनीय में, फलक केंद्रित चतुष्कोणीय में और अंतः केंद्रित में। तो देखते हैं कि इसमें कितने जालक बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले जालक बिंदु के लिए हम लोग चलते हैं कि